हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे, जानेंगे अध्याय 3 में क्या क्या प्रश्न उत्तर है, क्योंकि अध्याय 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी जो है इसके प्रश्न उत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने और आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिक जो है सरकार चलाने और आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। तो ये जो है नागरिक जो है सरकार चलाने में या आम फैसला लेने में जो सीधा भाग लेता है, ये जहाँ पे जिस देश की जनसंख्या कम होता है वहाँ जो है ये संभव हो पाता है, लेकिन अभी के समय में किसी भी देश की जनसंख्या उतना कम नहीं है जिससे कि जनता सीधे भाग ले सके। स्विट्ज़रलैंड है जहाँ की जनता सीधे भाग लेती है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, और अभी ज़्यादातर देशों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चलन में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसका क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने तथा फैसले लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ज़्यादातर देशों में चल रही है, क्योंकि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही चलती है। वहाँ जो है नागरिक जो है या जनता अपना एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि चुनकर जो संसद में जाता है तो वो सरकार चलाने और आम फैसले लेने में वो भागीदार बनते हैं जनता की तरफ से। तो इसे जो है हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आगे है, निर्वाचन किसे कहते हैं? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जिसको कि हम चुनते हैं, तो जिस विधि के द्वारा हम चुनते हैं उसे हम चुनाव कहते हैं। आगे है कि मतदाता से क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सबको मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। आगे है, मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है? तो मतदाता सूची तैयार करने का काम जो है चुनाव आयोग का है, यही जो है मतदाता सूची तैयार करते हैं। आगे है, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? तो यह जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग का ही है। आगे है, आम चुनाव किसे कहते हैं? तो लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे हम आम चुनाव कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष एवं भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य यानी सांसद या विधायक बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। आगे है, अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। आगे है, बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे होता है वही जीतते हैं, इसी प्रणाली को अपना रखा है भारत में, तो इसे ही जो है बहुलवादी व्यवस्था कहा जाता है। फिर आगे है कि पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है या पृथक निर्वाचक मंडल से क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है? तो पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। ये व्यवस्था जो है ज़्यादातर किसी भी देश में नहीं ही है, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल का जो चुनाव है इसका जो है मांग स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा के सदस्य ने संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग किया था पृथक निर्वाचक मंडल का, जिसका कि महात्मा गांधी जी ने विरोध किया कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा, और नहीं ही हुआ। आगे है कि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? तो ये काम भी जो है परिसीमन आयोग का काम है, चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का। और फिर आगे है कि भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, भारत में राज्यसभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राज्यसभा का जो चुनाव होता है इसका प्रयोग जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आगे है, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो श्री सुकुमार सेन देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जानते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव बताइए। तो सुधार के 6 प्रयोग या 6 सुझाव जो है, सबसे अधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया गया है। दूसरा है, संसदीय एवं विधान सभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। अगला है कि चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण होना चाहिए। फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। आगे है, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। ये जो है चुनाव में सुधार की प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था और 65 वर्ष की आयु तक, और वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान भी मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य है मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम तय करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। यहाँ पे स्वतंत्र होगा। राष्ट्रीय एक राज्य पार्टी के रूप में दलों या पार्टियों को मान्यता देना, चुनावों का निरीक्षण करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करना। ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य है। आगे है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार से समझाइए। इसका उत्तर है चुनाव प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना, चुनावों की तिथि को तय करना, आवेदन करने, नाम वापस लेने की तिथि को करना, चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना, तय तिथि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, मतगणना कराना और चुनाव परिणाम घोषित करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना। आगे है कि भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इसके कई चुनाव प्रणाली की विशेषता है, जैसे यह एक सरल है, इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसकी जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आगे है मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होता है और यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें खर्च कम आता है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। अगला प्रश्न है कि चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। इस कथन को समझाते हुए चुनावों का लोकतंत्र में क्या महत्व है, इसे समझाइए। तो लोकतंत्र में चुनाव का जो महत्व है वो इस प्रकार से है कि प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दूसरा है चुना हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करता है। तीसरा है इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। चौथा है लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व जरूरी है जो चुनाव द्वारा ही संभव है। पांचवा है नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधित्व से ही हो। आगे है उचित प्रतिनिधित्व से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो ये जो है लोकतंत्र में चुनाव का महत्व है। धन्यवाद।